इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि कोड फर्स्ट अप्रोच एंटिटी फ्रेमवर्क में क्या होता है और एंटिटी फ्रेमवर्क क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है। सबसे पहले एंटिटी फ्रेमवर्क क्या होता है। एंटिटी फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट का एक रिकमेंड किया हुआ डेटा एक्सेस मेथड होता है जो डॉटनेट एप्लीकेशंस में हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि एंटिटी फ्रेमवर्क स्ट्रांगली टाइप एक्सेस लिंक के थ्रू सपोर्ट करता है। एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज़ हम लोग किसी भी डॉटनेट एप्लीकेशन जैसे ASP.NET एप्लीकेशन या फिर MVC एप्लीकेशन या कंसोल एप्लीकेशन, ये सब में हम एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग एक MVC एप्लीकेशन में डेमो करके हम लोग इसका टेस्ट करेंगे। एक और चीज़, कोड फर्स्ट अप्रोच। ये कोड फर्स्ट अप्रोच क्या होता है? कोड फर्स्ट अप्रोच जस्ट एक अल्टरनेटिव है डेटाबेस फर्स्ट और मॉडल फर्स्ट अप्रोच का। कोड फर्स्ट के अलावा हम लोग डेटाबेस फर्स्ट और मॉडल फर्स्ट अप्रोच से भी एंटिटी फ्रेमवर्क डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे एक डेमो जिसमें हम लोग एक MVC एप्लीकेशन बनाएंगे और कोड फर्स्ट अप्रोच के थ्रू हम लोग डेटाबेस क्रिएट करेंगे। डेमो एप्लीकेशन बनाने के लिए आप फाइल में क्लिक कीजिए, न्यू और प्रोजेक्ट। इस विंडो में आप यहाँ से लैंग्वेज आप सेलेक्ट कीजिए C# और इसके अंदर वेब टेम्पलेट्स में आप ASP.NET MVC4 वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट कीजिए। जो नाम यहाँ प्रोजेक्ट का आपको देना है दे सकते हैं और इसको आप कोई एक जगह पे क्रिएट कर लीजिए, जैसे हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्रिएट कर रहे हैं और ओके क्लिक कीजिए। यहाँ टेम्पलेट में आप MPT टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे हम व्यू इंजन रेजर रहने देंगे और हम लोग एकदम सिंपल ये प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, इसलिए इसमें कोई टेस्ट प्रोजेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे ओके क्लिक कीजिए। और अब आपका यहाँ प्रोजेक्ट बन गया। आप यहाँ रेफरेंसेस फोल्डर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एंटिटी फ्रेमवर्क का लाइब्रेरी इंस्टॉल है कि नहीं। आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और मैनेज न्यूगेट पैकेज पे क्लिक कीजिए। ऑनलाइन में सर्च कीजिए एंटिटी फ्रेमवर्क, जाइए और यहाँ पे लिखिए एंटिटी फ्रेमवर्क और इसको सर्च कीजिए। और आप यहाँ देख सकते हैं सर्च रिजल्ट में सबसे पहला ऑप्शन है एंटिटी फ्रेमवर्क। और अब यहाँ पे आप इंस्टॉल पे क्लिक करके इसको आप अपने प्रोजेक्ट में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इस लाइसेंस एग्रीमेंट विंडो को आप एक्सेप्ट कीजिए और ये आपके प्रोजेक्ट में फाइनली इंस्टॉल हो गया। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्रीन एरोन। अब इसको आप यहाँ बंद कर दीजिए। आप यहाँ नोटिस कीजिएगा कि एक नया लाइब्रेरी आपके प्रोजेक्ट में आ गया, system.data.entity। यही है कोर लाइब्रेरी एंटिटी फ्रेमवर्क का। आप इस लाइब्रेरी को यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। टूल, लाइब्रेरी पैकेज मैनेजर और यहाँ पैकेज मैनेजर कंसोल। यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं इंस्टॉल पैकेज और एंटिटी फ्रेमवर्क और जब आप इंटर प्रेस करेंगे तो सेम काम यहाँ पे ये आपका लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अपने प्रोजेक्ट में एक मॉडल ऐड करते हैं। इसको आप हाइड कीजिए। इसके मॉडल ऐड करने के लिए आप मॉडल फोल्डर पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप एक क्लास ऐड कीजिए। इस क्लास का नाम आप दे सकते हैं जैसे स्टूडेंट। ऐड पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपका एक क्लास स्टूडेंट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे आप कुछ प्रॉपर्टीज़ क्रिएट कीजिए जैसे पब्लिक इंट स्टूडेंट ID गेट सेट, पब्लिक स्ट्रिंग नेम, पब्लिक स्ट्रिंग एड्रेस और मोबाइल नंबर। कोड फर्स्ट अप्रोच में डेटाबेस से लिंक को मैनेज करने के लिए हमको एक DB कंटेक्स्ट को इनहेरिट करना पड़ता है। इसके लिए हम एक और मॉडल क्लास ऐड करेंगे यहाँ पे। इसका नाम हम दे सकते हैं स्टूडेंट कंटेक्स्ट और ऐड कीजिए इसको। इसमें हम DB कंटेक्स्ट को इनहेरिट करेंगे। ध्यान रहे यहाँ पे हमको एक नेम स्पेस का ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और इस पे क्लिक कीजिए system.data.entity, जो हम लोग अभी लाइब्रेरी न्यूगेट से हम लोग इंस्टॉल किए हैं अपने रेफरेंस में यहाँ पे। अब हमको यहाँ पे एक स्टूडेंट का DB सेट बनाना पड़ेगा। इसको बनाने के लिए आप लिखिए पब्लिक DB सेट स्टूडेंट का स्टूडेंट्स नेम से। यहाँ ध्यान रखिए स्टूडेंट जो हम लोग यहाँ पे एक क्लास बनाए हैं, इसको नया एक नाम स्टूडेंट से हम
एक DB सेट यहाँ पे क्रिएट किए। अब हम लोग का मॉडल का काम हो चुका है। चलिए अब हम लोग इसके लिए कुछ कंट्रोलर अपने प्रोजेक्ट में ऐड करते हैं। इसके लिए कंट्रोलर फोल्डर पे आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप कंट्रोलर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इसका नाम आप स्टूडेंट कंट्रोलर दे सकते हैं। और हमको अपने प्रोजेक्ट में मॉडल क्लास और डेटा कंटेक्स्ट को भी हम लोग यूज़ करेंगे। इसके लिए इसको यहाँ कैंसिल कीजिए और सबसे पहले हम यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को सॉल्यूशन को बिल्ड करेंगे और ये बिल्ड सक्सेस हो गया। अब चलिए फिर से हम लोग कंट्रोलर ऐड करेंगे। इसके लिए राइट क्लिक कीजिए कंट्रोलर फोल्डर पे और कंट्रोलर पे दबाइए। यहाँ पे हम स्टूडेंट दे सकते हैं और यहाँ पे हम लोग ये सेलेक्ट करेंगे MVC कंट्रोलर विथ रीड राइट एक्शन व्यू यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क। इस ऑप्शन को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ मॉडल क्लास में हम लोग का क्लास है स्टूडेंट क्लास और कंटेक्स्ट में हम लोग बनाए हैं स्टूडेंट कंटेक्स्ट। यहाँ पे जब ये सब सिलेक्शन हो जाए तो आप ऐड पे क्लिक कीजिएगा। ये ऑटोमेटिकली कंट्रोलर और उसका टोटल व्यूज़ अपने से टोटल क्रिएट कर लेगा। तो आप अब देख सकते हैं कि आपके कंट्रोलर में ऑटोमेटिकली हर चीज़ बन चुका है। यहाँ पे टोटल हर एक्शन रिजल्ट क्रिएट हो चुका है, उसका प्रॉपर मेथड सब क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे और नोटिस आप करेंगे व्यू डायरेक्टरी के अंदर जो कंट्रोलर हम लोग बनाए हैं स्टूडेंट कंट्रोलर, उस नाम का एक यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट हुआ। उसमें टोटल क्रिएट, डिलीट, डिटेल्स, एडिट, टोटल रिलेटेड हर चीज़ यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब हम चलिए यहाँ पे प्रोजेक्ट को रन करते हैं। अभी आप इस पेज में यहाँ पे एरर देखिएगा क्योंकि सिस्टम डायरेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट वो होम कंट्रोलर को सर्च कर रहा है और हम लोग होम कंट्रोलर नहीं बनाए हैं, हम लोग बनाए हैं स्टूडेंट कंट्रोलर। इस चीज़ को हमको चेंज करने के लिए यहाँ पे आप आइए ऐप स्टार्ट में और रूट कॉन्फ़िगरेशन को क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे कंट्रोलर नेम में होम है, इसको हमको स्टूडेंट बनाना पड़ेगा और फिर आप सेव कीजिए और फिर रन कीजिए दोबारा। अब ये एरर आपको नहीं दिखेगा। अभी यहाँ पे आपका एप्लीकेशन थोड़ा देर समय लेगा क्योंकि ये ऑटोमेटिकली डेटाबेस और उसका टोटल टेबल्स को क्रिएट करता होगा। अब नया डेटा को एंट्री करने के लिए आप यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक कीजिए, नाम यहाँ पे आप इंटर कीजिए और अब आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कीजिए और आप देखें कि आपका रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हो गया। आप यहाँ पे इसको एडिट भी कर सकते हैं और आप यहाँ पे नाम को मॉडिफाई कर सकते हैं। डिटेल्स इसका देखने के लिए डिटेल्स पे क्लिक कीजिए और आपको टोटल डिटेल्स आप देख सकते हैं। यहाँ से बैक आप जा सकते हैं। इस रिकॉर्ड को फिर से आप डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट करके फिर आप नया क्रिएट कर सकते हैं टोटल। और ये बहुत ही अच्छा तरह से अभी आपका एप्लीकेशन काम कर रहा है। अभी कुछ चीज़ है जो यहाँ पे आपको नोटिस करना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे अभी आप ये URL देखिए, ये एकदम अभी रूट पे है। जब हम यहाँ क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये क्रिएट नाम का जो व्यू है स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर में उस व्यू को आपके सामने ला रहा है जो आपसे डेटा कलेक्ट कर रहा है और ये आपका डेटा डेटाबेस में सेव कर देगा। अभी जैसे हम यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे, ये स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर एडिट नाम का व्यू को आपके सामने ला रहा है और ये रिकॉर्ड नंबर 2 है, इसलिए यहाँ पे ये ID 2 दिख रहा है आपको। जब हम डिलीट करने जाते हैं तो सेम स्टूडेंट नाम के कंट्रोलर के अंदर डिलीट व्यू को ID नंबर 2 के साथ ये इसको डिस्प्ले करा रहा है और उसी ID 2 को यहाँ आप डिलीट दबाइएगा तो उसको वो डेटाबेस से डिलीट कर देगा। आप इस सब चीज़ को आप अपने एप्लीकेशन में यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे स्टूडेंट कंट्रोलर यहाँ पे आप बनाए हैं, इस स्टूडेंट कंट्रोलर का यहाँ व्यू बना है स्टूडेंट फोल्डर नाम के और यहाँ पे सब आपका क्रिएट, डिलीट, डिटेल्स, एडिट और सब चीज़ है। और ये इंडेक्स जो आप रन कर रहे हैं इस पेज को आप देख रहे हैं जहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है डेटा एंट्री करने के लिए और आपको दिखाया जा रहा है टोटल एग्जिस्टिंग डेटा जो है आपके डेटाबेस में। अभी एक और चीज़ है जो हम लोग को यहाँ पे सीखना चाहिए। जैसे इस प्रोजेक्ट को अभी आप रन कीजिए, हम लोग यहाँ पे देखेंगे
जैसे हम नया जब एंट्री करते हैं तो हम इस फील्ड को या किसी और फील्ड को रिक्वायर्ड फील्ड या फिर इसमें मिनिमम लेंथ या मैक्सिमम लेंथ या फिर वाइट स्पेस, ये सब हम रेगुलर एक्सप्रेशन सब कैसे हम अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम लोग उस चीज़ को देखते हैं। इस चीज़ को करने के लिए हमको मॉडल के अंदर में स्टूडेंट को ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग अपने डेटाबेस का हर प्रॉपर्टीज़ को लिखे हुए हैं। जैसे चलिए हम लोग नेम में ये हर रूल्स को अप्लाई करते हैं और ये रहा कुछ रूल्स। जैसे हम यहाँ पे इस फील्ड को रिक्वायर्ड फील्ड बनाए, ध्यान रहे इस रेगुलर एक्सप्रेशन या रिक्वायर्ड फील्ड इस सब को ऐड यूज़ करने के लिए आपको एक नेम स्पेस का ज़रूरत पड़ेगा जो है system.componentModel.data annotation, क्योंकि ये सब चीज़ जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं अभी रिक्वायर्ड या स्ट्रिंग लेंथ या एक्सप्रेशंस, ये सब डेटा एनोटेशन के अंदर में आता है। इसको आप क्लिक कीजिए और ये सब एरर आपका ख़त्म हो जाएगा। जैसे अब हम नेम फील्ड को क्या कर रहे हैं, नेम फील्ड को बोल रहे हैं ये रिक्वायर्ड फील्ड है, इसको आप ब्लैंक नहीं कर सकते हैं, और यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो आप इस मैसेज को डिस्प्ले कराइए कि यू कांट लीव इट ब्लैंक। और एक चीज़ इस नेम फील्ड में हम एक और नया मॉडिफिकेशन कर रहे हैं कि आप मैक्सिमम 10 डिजिट यूज़ कर सकते हैं और मिनिमम 3 डिजिट। यदि आप इससे बाहर कुछ निकलते हैं तो आपको ये एरर मैसेज दिखेगा। और एक और रेगुलर एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं, इस रेगुलर एक्सप्रेशन को आप रेगुलर एक्सप्रेशन के साइट से आप देख सकते हैं। इस रेगुलर एक्सप्रेशन से हम क्या कर रहे हैं कि इस नेम फील्ड में आप वाइट स्पेस नहीं दे सकते हैं, मीन्स स्पेस आप नहीं दे सकते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ पे कोई भी रूल अप्लाई करना, चेंज करना या नया कोई फील्ड यहाँ पे ऐड करना, ये टोटल डेटाबेस को ये क्लास रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आप यहाँ पे अभी अपने एप्लीकेशन को आप इस सिचुएशन में रन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको एरर दिखेगा क्योंकि ये सिस्टम अभी डेटाबेस को अपडेट करने का कोशिश करेगा जो डिफ़ॉल्ट में अलाउड नहीं होता है, आपको कोडिंग के थ्रू उसको अलाउ करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसको रन करके अभी देख रहे हैं और ये देखिए आपका एरर मैसेज आ गया। यहाँ मैसेज को आप पढ़िएगा तो बहुत हद तक आपको पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वो कौन सा चीज़ है जो हम लोग मॉडिफाई करेंगे तो ये एरर नहीं आएगा और डेटाबेस मेरा अपडेट हो जाएगा। ध्यान रहे डेटाबेस अपडेट होगा तो आपका जो पहले का डेटा जो एंट्री आप किए हैं वो सब आपका डेटा ख़त्म हो जाएगा, आप डेटा लूज़ कर दीजिएगा। अभी इस सिस्टम पे माइक्रोसॉफ्ट काम कर रहा है ताकि आप डेटा को कैसे बचा सकें अपडेट करने के बाद भी। तो चलिए इसके लिए हमको अपने ग्लोबल फाइल को ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पे हम लोग कुछ और कोड ऐड करेंगे। ये रहा मेरा कोड। ध्यान रहे अभी आप एरर आप यहाँ देखिएगा क्योंकि ये एक नेम स्पेस यहाँ पे हम लोग को ऐड करना पड़ेगा जो है system.data.entity और ये आपका एक और नेम स्पेस मिसिंग है यहाँ पे MVC एप्लीकेशन और मॉडल को, ठीक है। आप इसको जब क्लिक कीजिएगा आपका एरर ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए अभी आप एप्लीकेशन को रन कीजिए, आप ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन डेटाबेस को अपडेट कर देगा और जो पहले का डेटा है वो आपका ख़त्म हो जाएगा, आप नया डेटा का एंट्री कर सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट मेरा रन कर रहा है दोबारा फिर से। तो चलिए यहाँ पे आप डेटाबेस में डेटा एंट्री कीजिए। यहाँ पे अपना एड्रेस को आप लिख सकते हैं यहाँ पे और मोबाइल नंबर आप दीजिए। जब भी आप यहाँ क्लिक कीजिएगा जो आप वैलिडेशन आप अप्लाई किए थे वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा, या फिर आप मिनिमम आपको 3 डिजिट्स लिखना है ये भी आप देख सकते। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैसेज आ रहा है मेरा इंटर मिनिमम 3 और मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स और ये आपका रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हो गया। तो हम लोग क्या किए एक्चुअल में, यहाँ पे हम लोग गए अपने global.asx फाइल में और application.start में हम लोग इस कोडिंग को लिखे। ये कोडिंग क्या है, ये कोडिंग डेटाबेस का इनिशियलाइजर सेट कर रहा है और वो कर क्या रहा है, ड्रॉप क्रिएट डेटाबेस इफ़ मॉडल चेंजेस। मीन्स यदि मॉडल में हम लोग कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं, जैसे हम लोग नया फील्ड ऐड करते हैं या नया वैलिडेशन रूल ऐड करते हैं, तो क्या करेगा ये एप्लीकेशन को स्टार्ट होते वक्त जाएगा डेटाबेस को ड्रॉप करेगा, नया डेटाबेस क्रिएट कर देगा। यदि आपको लगता है कि और कुछ आपको इस MVC एप्लीकेशन में आपको पढ़ना है तो आप इस ब्लॉग को खोलिए यहाँ पे और आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम पोस्ट यहाँ पे किया हुआ है, कोड फर्स्ट अप्रोच इन एंटिटी फ्रेमवर्क। आप यहाँ MVC टैब पे क्लिक कीजिए और MVC रिलेटेड हर चीज़ आपको वीडियो या फिर इससे रिलेटेड पोस्ट वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। थैंक यू।